मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया गेट से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज इंडिया का मूड क्या है? हम इंडिया के मूड की बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश में चुनाव अब सामने है। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है और अब एक बार फिर से चुनाव के लिए प्रचार शुरू होने वाला है। 5 साल बाद देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है और उसके लिए हम सांसदों का चुनाव करते हैं और सांसद उसके बाद में प्रधानमंत्री का। ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो क्या हैशटैग एक बार फिर मोदी सरकार होगा या फिर इस बार सरकार बदलेगी? इसी को लेकर हम सबसे बड़ा सर्वे लेकर आए हैं, इंडिया का मूड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से इस सर्वे की। आइए दिखाते हैं आपको इंडिया का मूड इस वक्त क्या कहता है। हम आपको ये बता दें कि इस सर्वे को करने के लिए हमने देश के हर एक राज्य से राय ली है, हर एक केंद्र शासित प्रदेश से राय ली है। हमने तमाम लोगों की राय 10 सवालों पर दी है और उन्हीं 10 सवालों पर अगले 2 घंटे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल हमारा है कि आपको लगता है कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री से कांग्रेस को फायदा होगा? मैं चाहता हूं कि एक बार फायदा होगा हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाए। 8.0%, शायद 28.38%, नहीं 37.88%, कह नहीं सकते 11.93%, यानी 37.88% लोगों को नहीं लगता कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री से कांग्रेस को कोई फायदा होगा। तो राजीव त्यागी जी, यहाँ पर मैं शुरुआत करूं। हाँ, पक्का फायदा होगा, ये लगभग 21% लोग कहते हैं, 21.80% और हाँ शायद वाले 28.38% हैं। आपको क्या लगता है? आपका तुरुप के इक्के के बारे में लोग श्योर नहीं है देश के, ऐसा ही लगता है, इसीलिए हाँ शायद बोल रहे हैं वो। देखिए, हिंदुस्तान का जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो नागरिक है, बहुत समझदार हैं और 2019 निश्चित रूप से मुद्दों पर लड़ा जाएगा और मुद्दा बहुत स्पष्ट है। तो प्रियंका गांधी जी का भी मुद्दा स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में जो किसान नौजवान हैं, जो किसान परेशान है, गन्ने की पेमेंट नहीं हो पा रही, पर्चियां नहीं आ पाई और किसान का सामान नहीं खरीदा जा रहा। यहाँ तो प्रियंका गांधी जी की पर्सनैलिटी पर बात कर रहे हैं कि उनका कितना प्रभाव पड़ेगा इन चुनाव पर। प्रियंका जी का प्रभाव निश्चित रूप से जब 23 मई को जब आप काउंटिंग के बाद मेरे से बात करेंगे तब आप कहेंगे कांग्रेस नंबर 1 पे कैसे आई, तो आप कहेंगे प्रियंका इफेक्ट था और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रहने जा रही है लोकसभा सीटों के मामले में। उत्तर प्रदेश में मैंने इसलिए कहा ना, देखिए आपने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ना, मैंने बोला पूरे देश के बारे में चर्चा। फिलहाल वो जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, लेकिन वाइडर प्रोस्पेक्ट में पूरे चुनाव में पूरे देश में प्रचार करेंगी और इससे निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। नहीं तो आप इसको सर्वे जो आपका दिखाया करीब 22% लोग बाग मान रहे हैं, हाँ पक्का फायदा होगा। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका जी और राहुल जी की जोड़ी और साथ साथ देश का जो आवाम के मुद्दे हैं, किसान और नौजवान के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो कोई अन्य मामले हो जो मोदी सरकार ने वादा किया था 6 दिनों का, 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में जाने का, 2 करोड़ रोजगार का, 100 नई स्मार्ट सिटीज का, राम मंदिर का, गंगा की सफाई का, गाय की हत्या को रोकने का, जितने भी मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा के देखिए कितने पूरे किए। उन्हीं मुद्दा आधारित राजनीति करने के लिए प्रियंका गांधी जी ने गुजरात से हुंकार भरी थी। लेकिन 38% लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ना, लोकतंत्र की यही ब्यूटी है और लोकतंत्र की ब्यूटी के हिसाब से देखिए जनता भी बोल रही है, मेरी बात को जनता इंडोर कर रही है। ये जो जनता यहाँ सामने खड़ी है इसका भी बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, एहतराम करता हूँ और राजनीतिक लोगों को जब असहमति हो जनता से तब भी सम्मान करना चाहिए, सहमति तब भी सम्मान करना चाहिए। और बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ते हैं, जनता की रोके रहा समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती कार उधर मुड़ जाते हैं। और प्रियंका गांधी जी ने अपने पहले भाषण से ही लोगों से अपना संवाद बना लिया है, लोगों से कनेक्ट कर लिया है, लोगों के दिलों में वो अपने जगह बनाना शुरू कर दी है और निश्चित रूप से उससे लाभ होगा क्योंकि प्रियंका गांधी ये कहती हैं देश के किसान और नौजवान के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी मुद्दे। डॉक्टर त्रिवेदी, क्या तुरुप का इक्का साबित होंगी प्रियंका गांधी? थैंक यू। देखिए, रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो अब आप चाहे जितना भी आप प्रयास कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता मन बना चुकी है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रियंका जी आई हैं, राजनीति में सभी का स्वागत है, जो भी आना चाहे उन्हें आना चाहिए। वो अब
ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व की विफलता की स्वीकारोक्ति है। वो भाई की मदद करने आई हैं, पति को बचाने आई हैं अथवा परिवार की संपत्ति को बचाने आई है, उनका व्यक्तिगत विचार है। देखिए कांग्रेस कहां से कहां पहुंची है 2 पीढ़ियों में। एक बार इंदिरा गांधी जी जब सत्ता से बाहर हुई थी तो सन 80 में कांग्रेस ने नारा लगाया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। तब कांग्रेस इस ओर देश तक थी। 1998-99 में सोनिया गांधी जी को लाना था तो नारा यह था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। अब देश छूट गया, कांग्रेस बचाओ। अब नारा क्या है, प्रियंका लाओ राहुल बचाओ। तो मेरे विचार से देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है किसके आने से क्या प्रभाव होने वाला है। प्रियंका लाओ राहुल बच जाएंगे इन चुनाव में। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। रहीमा नीरा कब कहा लाख तो मेरा मोल। तो हीरा कभी ये नहीं कहता है कि लाख टका मेरा मोल है। हीरा तो जब तराशा जाता है, हीरा को जब देखा जाता है तो निश्चित रूप से उसका मोल जब लगाया जाता है, जौहरी के द्वारा लगाया जाता है। देश की जनता जौहरी है और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी एक हीरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, चुनाव में मैदान में जब हम उतरेंगे तब 2-2 हाथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 17 तारीख से प्रियंका गांधी उतर रही हैं और उतर के बता देंगे क्या नाम से कितना पानी में दम है कितना नहीं है। मैंने सुना वो प्रयागराज से बनारस बोट से जा रही हैं। देखिए प्रयागराज से मतलब इसका मतलब कि गंगा साफ हो गई। प्रयागराज से बनारस से वो जा रही है, रोकती देना चाहिए। देखिए गंगा साफ हो गई प्रयागराज से बनारस के बीच में। आप तो बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि मोदी सरकार जिस तरह से गंगा सफाई पे काम कर रही है उसके हिसाब से 100 साल गंगा सफाई में लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जगह जगह सरकार को बोर्ड लगा देना चाहिए गंगा का पानी आचमन लायक नहीं है। क्या ये सत्य है कि 2014 के मुकाबले 2018 में 93% बैक्टीरिया गंगा में ज्यादा बढ़ गया है। तो हम तो अब देखना चाहते हैं, जब कहा गया था मां ने बुलाया है, गंगा मां ने बुलाया है, बेटा आया है, अरे बेटा सोते ना निकला तो हमारी क्या गलती है। अब बेटी निकली है, देश की बेटी निकली है, बता देंगे गंगा की कितनी सफाई हुई है। और सफाई करते करते भाजपा की सफाई करने का काम प्रियंका गांधी करेंगी। डॉक्टर त्रिवेदी, आपको लगता है कि ये बोट यात्रा प्रयागराज से बनारस तक होगी और प्रियंका गांधी एक स्टेटमेंट देंगी कि गंगा साफ हो गई है? ये कह रही है गंगा साफ नहीं हुई। देखिए गंगा की स्थिति क्या है, प्रयागराज में कुंभ हुआ, आप सब लोगों ने जाके देखा है और आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ा है। और इसीलिए प्रियंका गांधी जी वहां से जा रही है। जहां तक ये बात है, आपने कहा कि मोदी जी ने तो उस समय कहा था मां ने बुलाया, पर यहां तो वो पुराना गाना याद है ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जवाब सुनिए। आज प्रियंका जी क्यों आ रही है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जवाब देंगे। धुनिए सुनाए भाग मेरे भैया रे, आया मेरा भैया रे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, मोदी जी के झूठ सुनते सुनते। इसमें कहीं को नहीं, ये बोलिए राम तेरी गंगा मैली हो गई। 1984 से राजीव गांधी जी साथ कर रहे हैं इसको। पापियों का तो पाप का विनाश करने का मां गंगा ने हमेशा काम किया है। भगीरथ जब लेकर के आए थे तो निश्चित रूप से अपने पुरखों को उतारने के लिए लेकर के आए थे। मां ने हमें सब कुछ दिया, क्या हमारा दायित्व नहीं था, क्या बेटे का दायित्व नहीं था कि मां को वो कुछ देता जिस मां के नाम पे उसने वोट मांगने का काम किया था और कहा था मां ने बुलाया है, बेटा आया है। बेटे ने मां को ठगने का काम किया, अब प्रियंका बेटी बन के करेंगी। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए मैंने तो आपसे पहले ही कहा गंगा में क्या परिवर्तन आया है। ये प्रियंका के मामले में यात्रा इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से वाराणसी तक स्वयं दिखा देगी। और इतना ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ हल्दिया से वाराणसी तक जल परिवहन की भी शुरुआत हुई, बड़े कंपनियों के कंटेनर आने शुरू हुए। ये विचार आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया था? ये संभव ही नहीं था यदि वहां गंगा निर्मल अविरल और जल से भरपूर नहीं हो गई होती। माय डियर फ्रेंड ने सुधांशु जी का बहुत सम्मान करता हूं। फिर से हम बात करेंगे, लेकिन अगले सवाल पर मुझे जाना है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपके मुताबिक सबसे ज्यादा लोकप्रिय गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेता कौन है? चंद्रबाबू नायडू 7.17%, M.K. स्टालिन 0.11%, ममता बनर्जी 7.45%, अखिलेश यादव 16.54%, HD कुमारस्वामी 0.44%, मायावती 8.81%, केजरीवाल 27.04%, कोई नहीं 12.03%, कह नहीं सकते 20.41%,
यानी सबसे ज्यादा 27.04% लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेता केजरीवाल हैं। तो ये थोड़ा आश्चर्य करने वाला नतीजा है, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे ज्यादा गैर एनडीए, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री बताया गया है। मैं सबसे पहले शुरुआत केसी त्यागी साहब से करता हूं। त्यागी साहब, आपको नहीं लगता कि मोदी के कंपटीशन में कोई दूसरा चेहरा इन चुनाव में है? और कांग्रेस में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, नीचे नीचे सर, माइक ले भाई साहब। दादा 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 त्यागी जी, 2014 का चुनाव नतीजे के आने के बाद कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे ये खराब प्रदर्शन था और अब तक की सबसे कम संख्या वाला नंबर था। अन्ना डीएमके के 37 एमपी थे और कांग्रेस पार्टी के 44 एमपी थे, यानी कि क्षेत्रीय दल में राष्ट्रीय दलों में फर्क बहुत कम रह गया था। उसके बाद आज जब चुनाव हो रहा है तो जितने भी चैनल हैं, अब तो चैनलों पर भी ये आरोप लगने लगा है कि वो भी सब एक तरफा प्रचार और प्रसार में लगे हुए। समाचार पत्रों की जो सुर्खियां हैं, जो कतरने हैं, उन सब ने स्वीकार किया है कि मोदी जी जो एनडीए के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उनके आसपास भी अभी कोई टिकता नहीं है। 58% तक लोगों ने उनको सराहा है और एक नया दौर जो पिछले एक महीने से चला है, 26/11 जब हुआ, मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन त्वरित तौर पर कोई कार्रवाई उस समय नहीं हो पाई। ऐसे ही 100 गज की दूरी पर पार्लियामेंट है, इस पर हमला हुआ, उसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई जिसको मुंह तोड़ जवाब कहते। सारे देश को प्रसन्नता है और सारे देश का सीना चौड़ा है कि हमारे सैनिकों के पराक्रम और शौर्य ने कमाल किया कि घुस करके घर के अंदर ही मार करके वापिस आए और पुलवामा का बदला लिया गया। तो आज आर्थिक सवाल भी हल होने चाहिए, नौजवानों को नौकरी भी मिलनी चाहिए, किसानों को सदियों से गन्ने का दाम ठीक नहीं मिलता, वो भी मिलना चाहिए, छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन भारत माता का सीना भी चौड़ा होना चाहिए, ये भी देश की जनता मांग करती है। और अब जब चुनाव का वक्त है तो नए से नए नारे होंगे, नए से नए चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके होंगे। मैं 2-3 चीजें, दीपक जी, आप पुराने मित्र, आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं। एक तो ईर्ष्या, विद्वेष और चरित्र हनन की राजनीति हमारे मंचों से ना हो तो अच्छा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में की गई टिप्पणियां हो और चाहे राहुल और प्रियंका के बारे में की जा रही टिप्पणियां हो, ये इस देश की संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रही। सभी नेताओं को सुनो, सबकी बात मानो, सबकी बात सुनो, इस कान सुनो, सबकी बात सुनो, इस कान से लो, उस कान से निकालो, और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उन पे वोट लगा दो चुपचाप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यूपीए में लग सकता है त्यागी साहब, यूपीए में भी लग सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये दूसरे यूपीए में भी लग सकता है, वो कह रहे हैं कि वोट यूपीए को भी पड़ सकता है। ऐसा है कि अगर आपको धीरज होगा तो जब आपका नंबर आएगा आपको कि कांग्रेस पार्टी पे लगा दो। धन्यवाद, चलिए लगवा दीजिए, बस लगवा दीजिएगा कांग्रेस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ कि जिस तथाकथित महागठबंधन की चर्चा थी, उसकी सबसे पहली हवा निकाली हमारे मित्र राजकुमार भाटी जी की पार्टी के गठबंधन। जब सपा और बसपा ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटों के लायक माना, अमेठी और रायबरेली, 2 जगह वहीं सीमित कर दिया, और जिन लोगों की अंकगणित में रुचि है वे जानते हैं कि इन दोनों का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, मैं उससे अस्वीकार नहीं करता उसको। दूसरी गठबंधन की हवा निकली इसी शहर में,
जहां 20% से ज्यादा मत लेकर के अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर 27% मत है। 27% और नंबर 1 है वो मेरे पुराने मित्र हैं, इसलिए मैं स्वागत भी करता हूं उनका। तीसरी हवा निकली जहां कांग्रेस वर्सेस सीपीएम वर्सेस टीएमसी है, और ममता बनर्जी जो इस देश में तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी पैरोकार हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटों को भी देना गवारा नहीं समझा। ये तो गठबंधन की स्थिति है। लेकिन मैं फिर भी है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए रिक्त कोई स्थान इस समय खाली नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अरविंद केजरीवाल की रेटिंग की बात करें, भाटी जी मैं आपके पास आऊंगा, इस ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन अगर हम अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों का मत प्रतिशत अगर मिला दिया जाए तो उससे ऊंचे इंडिया गेट से हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ राजीव त्यागी जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और केसी त्यागी जी हैं जो कि जेडीयू के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारी खास पेशकश चल रही है इंडिया का मूड, और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है कि अगर विपक्ष के पास पीएम पद का कोई चेहरा होता तो चुनाव में उसका फायदा होता? हाँ, 32.66%, शायद 14.20%, नहीं 40.56%, कह नहीं सकते 12.58%, यानी सबसे ज्यादा 40.56% लोगों को लगता है कि अगर विपक्ष के पास पीएम पद का कोई चेहरा होता भी तो भी उन्हें चुनाव में उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। राजकुमार भाटी जी, आप देखिए इंडिया का मूड क्या कहता है। मूड ये कहता है कि अगर विपक्ष के पास एक सहमति का चेहरा भी होता, विपक्ष एकजुट होता, तो भी मोदी जी की काट उनके पास नहीं थी। ये इंडिया का मूड कहता है। क्या विपक्ष के पास पीएम पद का एक मजबूत चेहरा है? 47% लोग कह रहे हैं कि हाँ है, और 40% कह रहे हैं कि नहीं है। आपने हाँ को 2 जगह बांट दिया, पक्की हाँ और कच्ची हाँ। अगर इस तरह करें तो नहीं को भी बांट दें। अब ये जो स्टैटिक्स का खेल करके, आंकड़ों का खेल करके और एक माहौल परोसा जा रहा है, 135 करोड़ के देश में क्या आप ये मानते हैं कि एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होने लायक है? वो प्रधानमंत्री दोबारा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनता चुनेगी जिसे चुनेगी, दोबारा सरकार आ सकती है। इन्होंने काम किए होंगे, जनता पसंद करेगी। अच्छा, आप बताइए काम किए हैं, आप बताइए काम किए हैं, आप बताइए ना। मैं कहता हूं, अभी बताता हूं। लेकिन ये कहना, ये परसेप्शन परोसना कि इस देश में केवल एक ही आदमी है जो इस देश को चला सकता है, ये 135 करोड़ लोगों का अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमारे गली गली में नेता हैं, गांव गांव में नेता हैं, कोई भी देश को चला सकता है। लेकिन अभी आपने कहा, देखिए सामने जो लोग बैठे हैं ये किसी के पक्ष में भी ताली बजाएं, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं, किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। लेकिन जो मोदी जी ने काम किए हैं उन पे आप ताली बजाइए, जो मोदी जी ने काम नहीं किए हैं उन पर प्रश्न पूछने का हक हमें है, क्योंकि हम विपक्ष हैं। यही लोकतंत्र है। नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने कुछ काम किए होंगे। एक सवाल वो सुधांशु जी ने बता दिए सामने, थोड़ा सा सुधांशु जी ने बता दिया जो किए होंगे। जो नहीं किए उन्हें हम जनता के बीच में उठाएंगे जब चुनाव में जाएंगे। मोदी जी ने कहा था 2014 में, मैं सारा काला धन लेके आऊंगा। काले धन की सूची कांग्रेस के पास है, वो इसलिए उजागर नहीं कर रही है क्योंकि उनके लोग उसमें शामिल हैं। मैं वो सूची उजागर करूंगा। किस किस को सूची मिल गई मुझे जरा बता दीजिए, हो सकता है आपके पास हो। काला धन आएगा, मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा। और फिर अमित शाह कह देते हैं ये तो चुनाव का जुमला था। ये जुमलों से देश चलेगा क्या? अभी मोदी जी क्या करते हैं, अभी प्रयागराज गए, 3 सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हुए फोटो खिंचवा लिया और वाहवाही लूट ली। इन्हीं मोदी जी के 5 साल के शासनकाल में सैकड़ों सफाई कर्मचारी, हजारों
सीवर में दम घुटने से मरे हैं। एक बार मोदी जी की आंख में नहीं आंसू आया, एक बार मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं की कि मैं इन सफाई कर्मचारियों को मरने नहीं दूंगा, इनके लिए कोई इक्विपमेंट लाऊंगा, इनकी कोई व्यवस्था करूंगा, सुविधा करूंगा। यही इस पर जंतर मंतर पे सफाई कर्मचारी धरना दिए बैठे थे, 6 महीने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे, स्लोगन देंगे, नारे देंगे, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं करेंगे, उन्हें सैलरी नहीं देंगे। जवाब ले लो, जुमलों से देश चलेगा। जवाब ले लो, ये मुद्दे उठाने का हमें हक है। ठीक है, बिल्कुल हक है। डॉक्टर त्रिवेदी जवाब। देखिए, इन्होंने जो बात कही तो आप याद करिए 15 अगस्त 2014 जब प्रधानमंत्री के रूप में पहला भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से, सबसे पहला विषय कौन सा उठा? बदलने का मुद्दा था। तो हमने जब सरकार बदली थी तो सरकार के साथ सोच बदलने का काम किया था। और अगर आप देखें, सफाई की आप बात करते हैं, सफाई कर्मचारियों की बात, सफाई का परसेंटेज इनकी सरकार के समय में परसेंटेज कवर 30 के आसपास था, हमारे समय में 97 के आसपास पहुंचा। अगर आप और भी बात कहना चाहते हैं, अभी देखिए भाटी साहब ने एक और बात कही थी कि 47% लोग कहते हैं मजबूत प्रधानमंत्री विपक्ष से मिल सकता है। भैया ये कैसे होगा कि मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा? मैं नहीं कह रहा, जवाब में देना चाहूंगा। मजबूत प्रधानमंत्री होगा और मजबूर सरकार होगी, मतलब सरकार चाहिए मजबूर और प्रधानमंत्री मजबूत मिलेगा। क्या ये ऐसा संभव है? अभी इतने सारे नाम गिनाए गए, जानते हैं इस गठबंधन में स्थिति क्या है? अभी दीपक जी ने बोला था कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटें भी नहीं दी, जबकि 3 महीने पहले 3 राज्य जीत रहे थे। गर्दिशे हालात का यह ऐसा सितम था कि कभी 3 स्टेट थी, यहां सीटें भी 3 से कम थी। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इतने चेहरे दिखा लिए, इसमें से कोई चेहरा काम आने वाला नहीं है। चुनाव के बाद आप वही गाएंगे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा और मोदी विरोधी मेरी पहचान है और वो भी याद रहे। बहुत धन्यवाद आपका सुधांशु जी। मैं अगला सवाल ले लूं। चेहरा बदल जाएगा, चेहरा बदलेगा, मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, चेहरे इतने बदलेंगे। सुधांशु जी, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में चेहरा बदलेगा। सुधांशु जी, अभी दोनों खड़े हैं, दोनों से पूछ लीजिए, शाइनिंग हुआ करता था, राहुल जी पीएम के उम्मीदवार है, सपा को वो चेहरा मंजूर है कि नहीं? तब भी और उससे पूछिए मायावती जी को मंजूर है कि नहीं? और अभी तो मायावती जी ने यह कह दिया अमेठी रायबरेली में भी मैं जवाब देता हूँ। अरे भैया तो भी नहीं छोड़ी उन्होंने। सुधांशु जी मेरे दोस्त, 2004 में जब हम चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के लोग निकलते थे तो टेलीविजन पर आता था फील गुड फैक्टर, सेकंड आता था इंडिया शाइनिंग। सोनिया गांधी जी चुनाव प्रचार में निकली, गन्ना हाथ में लेके कहा कि मेरा गन्ने का किसान, मेरा देश के किसान के चेहरे पे रौनक नहीं है। और वही स्थिति आज 2019 में भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि कॉस्ट प्राइस पे 50% प्रॉफिट जोड़ करके देंगे, लेकिन ये सरकार इतनी निर्मम सरकार निकली दीपक जी कि इन्होंने कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगाने का काम किया, देश के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। कामदार काम लगावे, किसान रोता जावे, कामदार फिर भी कूल, नौजवान बेरोजगार होता जावे, कामदार काम लगावे, कामदार फिर भी कूल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल उसी सवाल से जुड़ा हुआ है जिसकी बात राजीव त्यागी जी ने की है। अगला सवाल, भारत के आर्थिक विकास के लिए इनमें से कौन नेता बतौर पीएम अच्छा रहेगा? नरेंद्र मोदी 71.17%, राहुल गांधी 13.48%, प्रियंका गांधी 1.62%, ममता बनर्जी 0.97%, मायावती 0.58%, केजरीवाल 4.82%, अन्य 5.29%, कह नहीं सकते 2.07%। यानी देश के 71.17% लोग मानते हैं कि भारत के आर्थिक विकास के लिए बतौर नेता, बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ही अच्छे नेता रहेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ जिसके लिए आप कह रहे थे काम लगावे फिर भी कूल, ये उसका नाम है। देखिए वहां पे जनता की आवाज। देखिए दीपक जी, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपके सर्वे का भी सम्मान करता हूं, सामने बैठी जो नागरिक है उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। उम्मीद है इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं, मुझे डॉक्टर त्रिवेदी से जवाब देना है, आपकी बात का जवाब। 30 सेकंड। पिछले 5 साल में आर्थिक विकास दर 5 साल में सबसे कम, जीडीपी 2% नोटबंदी के बाद गिरी, 3 लाख करोड़ का देश को नुकसान हुआ। कृषक आय 14 साल में सबसे कम, नया निवेश 14 साल में सबसे कम,
प्राइवेट निवेश 7 साल में सबसे कम, औद्योगिक विकास दर जो पिछले साल 7.5% हुआ करती थी वो घट करके 1.5% हो गई। एफडीआई विकास दर 5 साल में सबसे कम, नौकरियां 2018 में 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों की गई। और जिस तरह सीएमआई ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 7.2% हो गई है, सरकार उसके बाद भी चिंतित नहीं है, कहती है पकौड़े तलो, पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। लेकिन शिक्षित रोजगार, मेरा बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा, आपका बेटा अगर पढ़ा लिखा होगा, क्या आप कहेंगे पकौड़े तलो? ठीक है, पकौड़े तलो, कोई कहेगा पकौड़े तलो? ये राहुल रिसर्च फाउंडेशन से जो आंकड़े आ रहे हैं, नो माय डियर सीएमआई राहुल रिसर्च फाउंडेशन नहीं है, आपने कुछ सरकार के आंकड़े। नो माय डियर, लो लीजिए, राजू जी आप टिप्पणी मत करिए प्लीज। आप सम्मानित प्रवक्ता, आपको सम्मान करता हूं प्लीज। अरे भाई मैं आपको सम्मान करता हूं। हाँ तो बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। नो माय डियर फ्रेंड, आपने आपत्ति दर्ज कर, हाँ बोलिए 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 बोलिए। आपने कहा पकौड़े, आप भी बोलिए। ये बताइए, ये कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में तो बैंड बजाने वाला, बाजा बजाने वाला भी एक शुरू कर दिया है, और उन्होंने कहा है गायों को हाँकने के लिए भी एक रोजगार होगा। वाह भैया, बैंड बजाना ठीक है, गायों के नाम पे आपने कितना रोजगार दिया और कितना वोट दिया, और बताइए। अब मैं आंकड़े बताता हूं, देखिए आंकड़ों पे सब वाद विवाद करते रहेंगे। भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, यह आईएमएफ ने कहा। फ्रांस को पीछे छोड़कर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, यह वर्ल्ड बैंक का डाटा है। और 13 साल के बाद मूडीज ने हमारी रेटिंग बढ़ाई। 13 साल के बाद मोदी सरकार में ही, पहले भी अटल जी की सरकार के समय के बाद नीचे गई थी। ये हमारा टाइम का आंकड़ा है। और सीआईए ने कहा है कि 14.5 मिलियन यानी 1.4 करोड़ रोजगार के अवसर प्रतिवर्ष सृजित हुए। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं लास्ट में, अभी जो 71% दिखाया गया ना, ये देश की जनता का विश्वास है। एक ही लाइन में कहूंगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो टक्कर में। 15 सेकंड सिर्फ, 15 सेकंड। फिर मुझे पार्टी जी मेरे मित्र ने कहा कि सरकार के आंकड़े हैं, सीएसएसओ जो आंकड़े बनाता है उसके 2 अधिकारियों ने मोदी सरकार के विरोध में इस्तीफा दिया। उर्जित पटेल साहब ने इस्तीफा देने का काम किया, जो आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक भयावह कदम होगा। सबने कहा कि नोटबंदी भयावह कदम होगा। जिस तरह से पूर्ण तरीके से आपने जीएसटी लागू करी, उससे एमएसएमई सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया। वो एमएसएमई सेक्टर जो 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और 45% आपके देश का एक्सपोर्ट क्या करता है, वहां से नौकरियां गायब, उनका व्यापार गायब। सरकार फिर भी कह रही है कि हम कूल है। 15 सेकंड हुए। अरे अब तो आईना देख लीजिए। अरे नहीं, आप बताइए, जनता दिखाएगी, आपको जनता दिखाएगी, जनता दिखाएगी, आपको दिखाएगी। अगला सवाल 0.17% राहुल। भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर आप मोदी सरकार को कैसे आंकते हैं? शानदार 28.38%, अच्छा 27.52%, औसत 29.47%, खराब 3.55%, बहुत खराब 8.99%, कह नहीं सकते 2.09%। यानी अगर शानदार और अच्छा को मिला लें तो करीब 54% से ज्यादा लोग मौजूदा आर्थिक स्थिति के आधार पर मोदी सरकार को बेहतर आंकते हैं। भाटी जी, यहाँ पर भी बहुमत में मोदी सरकार दिखाई दे रही है। ये जो आंकड़ों का खेल है, त्यागी जी ने कुछ आंकड़े बताए, आंकड़ों के खेल से तो चुनाव होंगे, जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। भाटी क्या हमें ये जानने के लिए कि हम इन 5 सालों में हमारे दुख बढ़े हैं या सुख बढ़े हैं, हमारा पेट भरा है या खाली है, हमें रोजगार मिला है नहीं मिला, हमें कोई अखबार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? एक जो व्यक्ति जो एक्सीडेंट में घायल होकर अस्पताल में पहुंचे, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने नब्ज देख के कहा अरे ये तो मर गया। डॉक्टर ने कहा, उसने मरीज ने कहा अरे डॉक्टर साहब सुनिए, तो नर्स धमकाने लगी, तुम ज्यादा जानते हो, डॉक्टर ज्यादा जानता है। तो क्या मरीज को ये बताने का काम दूसरा करेगा कि तुम जिंदे हो या मरे हुए हो? ये जो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बहुत बढ़िया। ये जो आंकड़े हैं ये फर्जी हैं। देखिए एक आंकड़ा बताता हूँ, ये आंकड़े फर्जी हैं, बहुत दावे करते हैं। ये आंकड़े फर्जी है क्या? त्रिवेदी जी, आप स्वतंत्र हैं कोई भी टिप्पणी करने के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ना उन आंकड़ों को लेकर जो कह रहे हैं, इनके आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं, आपके आंकड़े। लेकिन मैं इनका मुद्रा योजना का बहुत ये वो करते हैं, वाहवाही करते हैं। इन्हीं की सरकारी वेबसाइट पे आप जाकर चेक करिए, जो इन्होंने 3 नाम उन्हें दिए हैं, शिशु,
और किशोर और तरुण। शिशु में वो है जो 50,000 से कम जिन्हें लोन मिला है। 90% लोगों को 90% लोगों को एवरेज 23,000 लोन मिला है। 23,000। ये 23,000 में दावा करते हैं कि एक आदमी ने 10 को भी रोजगार दिया होगा तो कितना रोजगार हो गया। ये इस तरह की उल्लू बनाने का काम देश को किया जाता है। डॉक्टर त्रिवेदी, देखिए, मेरा ये कहना है, जब सर्वेक्षण सामने दिख रहा है कि खराब और बहुत खराब कहने वाले कितने 12.44%, बाकी सब कह रहे हैं शानदार, अच्छा या ठीक, और उसके बाद भी आप अगर उल्लू बनाने जैसा शब्द प्रयोग करें तो मेरा मानना है आपने बहुत समय तक ये किया होगा। ये देश की जनता का अपमान भी है। देश की जनता बहुत विवेकशील है, समझदार है, और उसे अच्छी तरह समझ में आता है किसने कितने समय तक किसको उल्लू बनाने का प्रयास किया, और अब जनता जागरूक होकर उसका सही आईना दिखाने का प्रयास कर रही है। और जो आपको लगातार दिखाई पड़ रहा फिर भी आप नहीं समझना चाहे तो दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। एक बात कहना चाहता हूं, आप बताइए। क्रांति धात्री कविते जागे उठ आडंबर में आग लगा दे, पाप पतन पाखंड जले नम में ऐसी ज्वाला सिलगा दे। जो आपने आंकड़े दिए माय डियर फ्रेंड, पार्लियामेंट में जब आप ये जवाब देते हो कि शिक्षित बेरोजगारी दर देश में 18.4% हो गई है, तो सरकार या तो झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। पार्लियामेंट में जवाब है। अब बात आती है कि आपने कहा आप कामदार हैं, आप बड़े चौकीदार हैं। मेहुल चौकसी फ्लाई, नीरव मोदी फ्लाई, विजय माल्या फ्लाई। और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा माय डियर फ्रेंड, तो 250 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर में कैसे आ गया ये बता दो। चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा है, राफेल की फाइल चोरी कैसे होगी ये बता दो। चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा है तो 2% जीडीपी कैसे गिर गई ये बता दो। चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा है तो नौजवानों की बेरोजगारी दर क्यों बढ़ गई ये बता दो। चौकीदार यदि 18 घंटे काम कर रहा है तो काशी क्वेटो क्यों नहीं बना, काशी जो भगवान सिटी लग रही है उसके बारे में बता दो। डॉक्टर त्रिवेदी, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। देखिए, ये बताइए, जितने लोग इन्होंने फुर्र कहा, चोर किसको देख के भागता है? चौकीदार को देखकर। जो चौकीदार से पहले तो मिला भागीदार होता है, उसको देख करके सहमति से जाता है। नहीं किया आप जब बोल रहे थे। ये बताइए, माल्या ने बाकायदा लिखित में किस प्रधानमंत्री को कार्यालय को पत्र लिखकर कृतज्ञता ज्ञापन किया कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा की आपने, बैंकरप्ट होती हुई कंपनी को भी और लोन दिलवा दिया। जब इतने सौहार्दपूर्ण संबंध थे तो भागने की क्या जरूरत थी? हम जब आए तो भागना पड़ा, हम जब आए तो ईडी के मुकदमे हुए, हम जब आए तो कार्रवाई हुई, हम जब आए तो संपत्तियां नीलाम होनी शुरू हुई। ये हकीकत है हमारे और इनके जमाने की। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, मैं बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं, बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था, मगर आपके नेता तो कहते दुर्घटना थी। ये दुर्घटना थी या षड्यंत्र, ये पहले तय कर लीजिए। देखिए, जैसे 11 का हमला आपकी सरकार कहती थी और आपके नेता कहते थे आरएसएस से कराया। हमें समझ में नहीं आता कांग्रेस का विचार क्या है। माय डियर फ्रेंड, ये दुर्घटना थी या हमला? बड़े नेता है, दुर्घटना थी, हालांकि तड़ी पार है, लेकिन नहीं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष है, इस वक्त कोई केस नहीं है उनके खिलाफ, कोई केस नहीं। अब नहीं है, फिलहाल आपके अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष का जमानत पे 50,000 रुपए की। अब मैं बीच नहीं बोला था आपके। अमित शाह जी ने 13 अप्रैल 2014 को एक बात कही थी और कहा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान आंख उठा करके नहीं देखेगा। जलेबी खाकर खाने जाओ आप, जन्मदिन का केक खाने जाओ आप, नवाज की अम्मी के पैर छूने जाओ आप, 70 साल में पहली बार आईएसआई को बुलाओ आप, 70 साल में देश की सेना का युद्धाभ्यास कराओ आप, सारे काम करो आप, और कांग्रेस जिम्मेदार है। हमने कही थी आ जाने के लिए, हमने कही थी जाने के लिए, आप घूम गए थे। पाकिस्तान के मीडिया में हीरो बनो आप। और बताइए ना, स्टेटमेंट दिखाई माय डियर फ्रेंड, ये बताइए ना, विदेश 500 जवान शहीद हो गए देश के और सरकार खामोश बैठी है। 5,965 बार सीमा का अतिक्रमण पाकिस्तान कर चुका है और हमारी सीमा में घुस चुका है। मैं तो कहता हूं बहुत हुआ, अब कम नहीं, 71 से कम नहीं कर देते ना 71, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। हमने रोका था क्या? हमने तो ब्लैंक चेक दिया हुआ था। ठीक है, ठोक देते पाकिस्तान को, बताइए पाकिस्तान, ये कह रहे हैं 71 कर देते। क्या 71 करना समझदारी होती और क्या 71 करने जैसी स्थितियां हैं अभी? माइक लेके सर, ये तो आड़ में छुपने वाली बात हुई। 71 जब जवाब देंगे, वो जवाब देके जाए। 71 जब हुआ था तो दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। एक अमेरिका का खेमा था, एक रूस का खेमा था।
और रूस की जो सैन्य शक्ति है और जो उसकी स्पेस ताकत थी उस समय अमेरिका से भी ज्यादा थी, और इंडो सोवियत ट्रीटी हो चुकी थी, यहीं पे जनसभा हुई थी। उसके तहत भारत और रूस एक रिश्ते में बंध गए थे। मैं इंदिरा जी के, भारतीय सेना के उस समय के पराक्रम को भी उसी तरह से प्रणाम करना चाहता हूं जैसे आज करता हूं, लेकिन वो भी दृढ़ नेतृत्व था, इसमें दो राय नहीं है। जब अमेरिका का सातवां बेड़ा यहां आने लगा तो इंदिरा जी ने भी ललकार के ऐसे ही कहा था जैसे आज मोदी जी कहते हैं। तो इंदिरा जी की तारीफ भी सुनो तो मोदी जी की तारीफ सुनने का भी कलेजा रखो। दोनों ने बड़े काम किए। उसने पाकिस्तान तोड़ा, इसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो दोनों इतिहास की बड़ी घटनाएं। ठीक है, जनता के पास चलते हैं। यहाँ पर क्या आपको लगता है मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान? बिल्कुल 100% दिया, जरूर दिया। मोदी जी ने 100% मोदी जी ने इसका जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। वोट फॉर मोदी, और मोदी जी को वोट करेंगे। राजीव सर, आपसे एक चीज पूछना है। धन्यवाद सर, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि देशद्रोही कानून है वो हम हटा देंगे। मतलब सर, हम लोग आतंकवादी से लड़ते रहे और देश के गद्दारों को मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो सर? ताकि जी एक लाइन में जवाब। एक बहुत वाइडर प्रोस्पेक्ट में ये बात है कि कई बार देशद्रोह कानून का हमने उन सिटीजन्स के विरुद्ध भी इस्तेमाल किया है कि जैसे कोई पत्रकार कोई बात लिख दे और उसके विरुद्ध सरकार देशद्रोह का मुकदमा लगा दे। हम ये मानते हैं कि देश में कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन इस बात पे जरूर जाना चाहिए कि इस व्यक्ति ने क्यों कहा। क्यों पे जिस दिन हम लोग चले जाएंगे हमें विश्व की शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वैलिड पॉइंट। डॉक्टर त्रिवेदी, आपको लगता है कि इन्होंने जो आपके सामने चुनौती रखी कि 71 करके दिखाइए, क्या उस चुनौती को आप स्वीकार देखिए, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि हमारी सरकार उस समय की और फौज ने बांग्लादेश तोड़ दिया था, मगर उस समय संयोग से कूटनीति की बिसात के ऊपर हम कश्मीर को सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी अटल जी ने, और बकौल कांग्रेसी नेताओं के तो दुर्गा भी कहा था मोदी जी के लिए एक तो अच्छा शब्द बोल दीजिए। मगर अफसोस यह है, अरे वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसने पाकिस्तान के टुकड़े किए, और ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ। एक छोटा सा जवाब दे। राजीव जी जवाब 15 सेकंड। माय डियर फ्रेंड, नेहरू जी ने रोक रखा है 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, इंदिरा जी ने रोक रखा है माकूल जवाब देने के लिए। अरे भैया, अब तो देश की सेना 4थे नंबर की ताकतवर सेना है विश्व में, 13 लाख हमारे पास सैनिक हैं, जखीरा है पूरा हथियारों का, लेकिन नेतृत्व क्षमता होती तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना उसको तोड़ने का काम करती। डॉक्टर देशों का लास्ट सेंटेंस याद करिए। दीपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, केसी त्यागी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे खड़े हैं। एक भी देश हमारे साथ नहीं हुआ करता था, अमेरिका हमारे विरोध में था, 7वां बेड़ा आकर के हिंद महासागर में खड़ा हो गया था, उसके बाद भी इंदिरा जी नहीं मानी और बांग्लादेश का गठन किया। आज तो सरकार कहती है 52 देश आपके साथ हैं। जब 52 देश आपके साथ हैं तो आपको क्या चिंता थी? लेकिन उस किसान के बेटे को जो जवान रक्षा जवाब ना तो इन्होंने कहा सेना 4थे नंबर की सेना है, मगर अफसोस उस सेना के सेना अध्यक्ष को आपकी पार्टी का नेता सड़क छाप गुंडा कहता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, और पाकिस्तान की सेना को जाकर गले लगाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर मालिक साहब सुनिए, शहर मालिक साहब मैं कह रहा हूं आज क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड में घटना हुई है गोलियां चलने की। आप बताइए किसी न्यूजीलैंड के विपक्षी दल का बयान आया है? ये इंटेलिजेंस फेल्योर, या आप बताइए 9/11 हुआ था, तब अमेरिका में CIA फेल हो गई थी, इसके बावजूद किसी ने कोई प्रश्न उठाया? कभी टीवी चैनल पर बैठ के बहस हुई कि 9/11 का मुख्य आरोपी खालिद शेख का मोहम्मद जो दोहरी नीति है उस कारण से भारत को समस्या होती है आतंकवाद से लड़ने। राजीव सरदी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बोल रहे हो कि आप विपक्ष महागठबंधन कर रहे हो, चलो ठीक बात है। इन्होंने तो अपना लीडर डिक्लेयर कर दिया है कि PM मोदी है, चलो उनका लीडर डिक्लेयर हो गया। लेकिन आप अगर इलेक्शन जीते तो क्या 7 दिन राहुल गांधी को PM बनाओगे, 7 दिन मायावती को बनाओगे, 7 दिन ममता बनर्जी को बनाओगे? आपका स्टेटमेंट, मैं जवाब दे दूं जल्दी से, क्विकली, 30 सेकंड। मेरा बहुत स्पष्ट जवाब है मेरे मित्र आपको। देश की प्रणाली को समझिए, जो राजनीतिक प्रणाली है, देश में संसदीय प्रणाली है, संसद में चुने हुए प्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं,
2004 में भी हमने कोई नेता डिक्लेयर नहीं किया था। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अल्पमत की सरकार हुआ करती थी, लेकिन राइट टू फूड से लेकर के, मनरेगा से लेकर के, राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर के, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर के, वनवासी अधिकार नियम से लेकर के हमने अनेकों अधिकार लोगों को दिए, जनता को दिए। और मनरेगा को निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड में ये माना गया कि बेस्ट योजना है गरीबों की। ठीक है, 9 बजे हम एक बार फिर से जनता की राय लेंगे, फिर यहां से वापस आएंगे। फिलहाल इंडिया का मूड में लेते हैं एक ब्रेक के बाद बात होगी क्या सोचता है देश, जब हमने पोल किया एयर स्ट्राइक के बारे में, पुलवामा हमले के बारे में और देश के वर्तमान हालात के बारे में। ब्रेक के बाद फिर से दिखाएंगे आपको। एयर स्ट्राइक के बाद क्या है देश का मूड, इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा सर्वे। एसोसिएट स्पॉन्सर लव। हमारी खास पेशकश इंडिया का मूड में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आज इंडिया का मूड क्या है। आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और इसके बाद चुनाव प्रचार का दौर शुरू होगा, जो छुटपुट रूप से अभी शुरू हो चुका है। पार्टी अपने टिकट अनाउंस करना भी शुरू कर चुकी है। ऐसे में देश का मूड क्या कहता है, इंडिया का मूड क्या कहता है, क्या कहता है खासकर एयर स्ट्राइक के बाद, इन्हीं तमाम सवालों पर हमने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बात की। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पुलवामा अटैक से जुड़े हुए एयर स्ट्राइक के पहले सवाल पर। मोदी सरकार का पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का फैसला कितना सही था? बहुत अच्छा 58.89%। अच्छा 25.01%। न अच्छा न बुरा 3.48%। बुरा 1.01%। बहुत बुरा 6.96%। कह नहीं सकते 4.65%। यानी ज्यादातर लोगों की यही राय है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का पीएम मोदी का फैसला बिल्कुल सही था। 1%। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस की तरफ से सुलेमान मोहम्मद खान साहब जो कि खुद एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं जो कि एक बुलंद आवाज है महागठबंधन की। सुलेमान खान साहब, जितनी आपकी स्ट्रैटेजी थी कि पुलवामा एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाएं, सैनिकों के शौर्य की तो आपने सराहना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इंटेंट को सवालों के घेरे में खड़ा किया। दिग्विजय सिंह ने तो सबूत भी मांग लिए। कपिल सिब्बल ने कह दिया था कितने आतंकी मारे गए, इसका नंबर दिया जाए, इसके नंबर को वेरीफाई किया जाए, टेस्टिफाई किया जाए। आपको नहीं लगता वो सब आपको बूमेरैंग करने वाला है, आपके सर पर उल्टा पड़ने वाला है? देखिए दीपक जी, आप तो मैं समझता हूं जब से हम टेलीविजन और न्यूज देख रहे हैं, आप उस जमाने से हम आपको देख रहे हैं। बड़ा बुड्ढा बना दिया आपने। बड़े आप सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं और मैं नहीं समझता आपको मुझसे ऐसा सवाल पूछना चाहिए था। और अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा है तो उसका जवाब यूं है कि आप मुझे बताइए कि विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी गोखले साहब ने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। एक पत्रकार ने सवाल कहा, ये बात विदेश मंत्रालय के सचिव ने नहीं की थी, ये बात हमारे फोर्सेस के एक स्पोक्सपर्सन ने, वो भी मैं नहीं, गोखले साहब ने भी कही। एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी गोखले साहब ने भी बात कही। इंडियन एयरफोर्स के चीफ धनोव साहब से भी ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा हमारा काम एयर स्ट्राइक करना है, जो टारगेट है उसे नष्ट करना है, हम कितने टेररिस्ट मारे गए उनकी बॉडीज नहीं गिनते। उसके बाद और सवालात किए गए। मोदी जी की सरकार के मंत्री एसएस अहलुवालिया साहब ने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है और इसीलिए हम आंकड़ा नहीं बता सकते। अमित शाह जी ने, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, सार्वजनिक रैली में कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि 250 आतंकवादी मारे गए हैं। जब सरकार की तरफ, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं। एक मंत्री कहते हैं कि हमें नहीं मालूम नंबर, भाजपा के तमाम प्रवक्ता कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए, 400 आतंकवादी मारे गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 250 आतंकवादी मारे गए। हमारा यह कहना है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं,
उस पार्टी की सरकार है। अगर उन्हीं की पार्टी से मुख्तलिफ बातें हैं और उनके मंत्री कहते हैं नंबर नहीं पता और अध्यक्ष कहते हैं हमें नंबर पता है, तो क्यों नहीं सरकार नंबर बता देती औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से? यह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम के कहता है हमारा नुकसान नहीं हुआ। अगर सरकार, जिस पार्टी की सरकार है तो उसके हमने सवाल नहीं उठाया। आप दुश्मन देश की मानेंगे या सरकार की? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कुछ और बता रहा हूँ। देश के अंदर पाकिस्तान घूम घूम कर कहता है, तो आपको पाकिस्तान को वेरीफाई करना है। मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, आप जवाब दे दूं? अच्छा, आपका जवाब दे। ठीक है। हमें सिर्फ भारत में की जो सरकार है उसका स्टेटमेंट भारत में नहीं सुना जाएगा, पूरी दुनिया में सुना जाएगा। और आप जो कह रहे हैं उसको भी पूरी दुनिया में सुना जाएगा। हमने नहीं सर, हमने नंबर पे कभी डाउट नहीं किया। जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, सिब्बल साहब कहते हैं, वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं है। भाजपा के अंदर से भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री जो नंबर देते हैं उससे सवाल खड़ा होता है और इसीलिए पाकिस्तान घूम के कहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भाजपा के प्रवक्ता के पास नंबर है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नंबर है, तो सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों नहीं कहते 300 आतंकवादी मारे गए? हम नहीं कह रहे, भाजपा की वजह से कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं संजय कुमार जी के पास जाऊं, जवाब बनता है, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, इसलिए इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान क्या कह रहा है इसमें कोई दम नहीं है। आज देश का हर नागरिक क्या कह रहा है उसमें दम है, जो आपने अपने आंकड़ों में दिखाया है। आपका जो सर्वे कहता है उसमें दम है। पाकिस्तान क्या कहता है, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी 21 पार्टी को लेके एक सार्वजनिक तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, और सिर्फ उनकी हर बात जो उन्होंने उठाई वो देश में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल पे सुर्खियों में चलते रहे। तो क्या ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के जो इतने आर्म फोर्सेस ने जो बात कही वो गलत थी? मुझे लगता है कि अगर किसी चैनल ने दिखाया कि 300 से 400 लोग मरे हैं, तो क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एस्टिमेट बताया 250, तो क्या गलत किया? इसलिए कि हर चैनल ने दिखाया है कि 400-500 लोग मरे, और ये बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसको यहाँ पर नहीं की जा सकती, बोला जा सकता है, लेकिन उससे ये पता था कि वहां 400 से 300 से 400 आतंकवादी थे। और जब पूरा टेरर बेस नष्ट कर दिया गया तो वो आतंकवादी क्या कांग्रेस के खेमा में आके बैठ गए? जाहिर है मर गए होंगे, वहां पर लिक्विडेट किए गए हैं। इसलिए उन नंबर का एक एस्टिमेट दिया गया जिसकी पुष्टि जाहिर है हम नहीं करना चाहते, लेकिन एस्टिमेट तो टीवी चैनल भी दिखा रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। मेरे पास एक वीडियो है जो पाकिस्तान से आया है, उस पाकिस्तान वीडियो में पाकिस्तान टीवी दिखा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वो कहते हैं शहीद हुए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि देखो भाई, हमारा देश तो एकदम यूनाइटेड है, सारी पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड है। बदकिस्मती से आप देखो, बदकिस्मत है हिंदुस्तान, जहां हर ऑपोजिशन पार्टी जो है वहां की जो रूलिंग पार्टी के किनारे के साथ नहीं खड़ी, अलग खड़ी है। और राहुल गांधी का खास के मिसाल देके कहा कि राहुल गांधी 21 पार्टी को लीड करके ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं सबूत की, जिससे पूरा देश अलग थलग लगता है, जबकि हमारा देश एक साथ लगता है। तो क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है कि देश के आर्म फोर्सेस पे क्वेश्चन उठाना क्या है देश का? नहीं, ठीक है। मुझे एक सुलेमान साहब, क्या देश की आम जनता, मैं इनसे ही पूछ लेता हूं, क्या आपको लगता है दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल जो बात करते हैं उसके बारे में आप मानते हैं कि ये कांग्रेस की ऑफिशियल राय नहीं है? क्या आप सोचते हैं ये बड़ी बात है? क्योंकि आपके नेता ही जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं और उसके बाद जफर भाई को सवाल उठाने का मौका मिलता है। देखिए, मैं आपको दिग्विजय सिंह जी या सिब्बल जी क्या कहते हैं, ये जब कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इसे नहीं मानती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करी वो हाईली सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक थी। और हमने पहले दिन, जिस दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसी डाटा पे सवाल सर डाटा पे सवाल हमने नहीं सर, हमने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया है। आप दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल साहब तो किया ना दीपक जी, ना एक मिनट जफर साहब, एक मिनट, हमने नहीं किया। अरे सुनिए, आपका सर्वे बताता है कि देश की जनता क्या सोचती है, सुनिए कांग्रेस पार्टी के बारे में देश की जनता क्या सोचती है। बौखलाइए मत, सुनिए जरा। अरे भैया, बौखलाए तो है इतनी बात कह रहा हूं कि हमने 14 तारीख से 21 तक, भाई साहब 14 तारीख से 21 तारीख तक, एक हफ्ते तक कांग्रेस ने मॉर्निंग करी इतने बड़े अटैक की। बीजेपी ने बेशर्मी से राजनीतिक हमने सम्मान करा, हमने कहा मॉर्निंग करी आपने, हमने गम बनाया।
गम मनाया मेरा कि हमारे 14 फरवरी से 21 तक 14 से 21 ये सर आप समझ नहीं रहे, आप तो मेरे पीछे 14 फरवरी से एक हफ्ते तक हमने गम मनाया और हमने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं हर तरीके से। और भाजपा ने क्या किया, हर सारी राजनीतिक रैलियां जारी रही। 17 तारीख को अमित शाह जी ने असम में एक रैली में कहा, राजनीतिकरण देखिए दीपक जी, एक रैली में ये कहा कि ये बहुत मजबूत सरकार है, ये पुलवामा हमले का जवाब देगी, ये कांग्रेस की तरह कमजोर सरकार नहीं है। तो किसने बेशर्मी से फौज को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया, उनकी ब्रेवरी को, उनकी बहादुरी को, इनको वैलर को किसने इस्तेमाल किया? भाजपा ने। और लगातार राजनीतिक प्रोग्राम जारी रहे। और जो आप कह रहे थे कि टेररिस्ट क्या आपके खेमे में आके बैठ गए, तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मसूद अजहर को कंधार कौन छोड़ के आया था जफर साहब? इसका जवाब दिया। और दूसरी बात, हमने सवाल नहीं उठाया, आपके प्रवक्ता पत्रकारों से और न्यूज़पेपर से खबरें लेके मुख्तलिफ नंबर बता रहे थे, आपके अध्यक्ष बोल रहे थे और आपके मंत्री कह रहे थे हमारे पास नंबर नहीं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ धनाव साहब कह रहे थे हमारे पास नंबर नहीं है। तो क्यों राजनीति आप करते हैं फौज के पराक्रम पे, मैं बीच में नहीं बोलता। मैंने जो हमने हर टेलीविजन चैनल में देखा कि नंबर आंकड़े टेलीविजन चैनल पे दिख रहे थे कि 25 कमांडर और 300 से ज्यादा आतंकवादियों के सरगना भी उसमें मरे। तो क्या यह गलत खबर थी? आपको गलत लगती होगी इसलिए कि आप हमें नहीं लगती। आपके मंत्री कह रहे हैं, अहलुवालिया साहब आपके मंत्री है या नहीं है? ना जवाब दिए। राजनीति नहीं करने दूंगा फौज के ऊपर। अहलुवालिया साहब इनसे पूछिए, अहलुवालिया साहब इनके मंत्री है या नहीं है? मोदी सरकार के मंत्री ने कहा हमें नहीं पता नंबर, तो जवाब दिए इस बात का। अहलुवालिया साहब आपके मंत्री है या नहीं है? अगर अहलुवालिया साहब मोदी जी की सरकार में मंत्री है, उसकी उन्होंने सवाल उठाया तो उनसे भी पूछिए, उनसे इस्तीफा दिलवाइए, फिर प्रधानमंत्री को देखिए। नहीं, आपके मंत्री को अगर आपने कहा तो उसे इस्तीफा दिलवाइए अपने मंत्री। जवाब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया, राहुल गांधी के पास एक लफ्ज नहीं प्रधानमंत्री के बारे में, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करी, लेकिन राहुल गांधी इसको भी राजनीतिक ढंग से भाई पाकिस्तान में सुर्खियों में रहना चाहते हैं। पहले दिन ही कहा कि सेना की जो कार्रवाई है बहुत अच्छी है, हम सरकार के साथ हैं। उनके पास फिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई और पॉलिटिक्स हम अपने गिरबान में जाके देखिए, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं सेना पे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक सेना करेगी तो आप उसकी शाबाशी लेंगे। फौजियों की कुर्बानी, उनका खून, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी, उसको राजनीतिक तौर पे वोटों के लिए इस्तेमाल करती है भाजपा। जफर भाई नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, चीखने चिल्लाने से तो इनको जो भी होगा कांग्रेस का हालत तो पता चल गया है। झूठ पे हम बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो हम बोलेंगे। देश की जनता जो राहुल गांधी और कंपनी को समझ गई कि वो पाकिस्तान के हिमायती हैं और देश के लिए कहीं न कहीं हानिकारक है। आपने देखिए रफेल मोदी जी अपने खास दोस्त क्या नवाज शरीफ क्या करने गए थे? 10% आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप किसी के बिना बुलाए जाते हैं तो आपके वहाँ पर इतना याराना होता है, क्या आप बिना बुलाए पहुंच गए? नवाज शरीफ के यहाँ मोदी जी दावत खा के आए, बिना बुलाए गए, वो कौन थे? सब पार्टी की। मोदी जी को क्या कहेंगे आप? बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच गए, नवाज शरीफ क्या खाना खा के आए, उसमें क्या बोलेंगे आप? पर बात होती रहेगी, फिर आंकड़ों पर जाते हैं और दूसरे सवाल को लेते हैं। कांग्रेस पार्टी पर सवाल नहीं उठाया। 1971 में यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, उस पर आपकी बिल्कुल सांस नहीं निकलती है। अरे भैया 2 टुकड़े, आज हम 4 टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपका साथ नहीं मिल रहा है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी में मुद्दे बिल्कुल फेल है। हम दूसरा सवाल से ये पूछिए के पास जाना, मुझे दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल 7, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक के फैसले से पीएम मोदी की छवि मजबूत हुई है। हाँ, 73.29%, नहीं 18.15%, कह नहीं सकते 8.57%, यानी 73.20% लोगों का ये मानना है कि पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से पीएम मोदी की छवि मजबूत हुई है। तो भाटी जी ने सवाल उठाया था पिछले आर में, उनका कहना था कि आंकड़ों की बाजीगिरी देश देख रहा है। CADS के चीफ सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार जी मेरे साथ हैं। संजय जी, ये आंकड़े, देश के ये आंकड़े क्या दिखाते हैं, क्या परिलक्षित करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, कई चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप इन आंकड़ों के आधार पर जाएं तो निश्चित रूप से ये दिखाई पड़ता है कि देश की जनता जो कुछ भी हुआ, अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरह से भारत ने जवाब दिया, उसका समर्थन करती है।
प्रधानमंत्री मोदी, आप कोई भी सर्वे करा लें, ये साफ दिखाई पड़ता है कि आज उनकी छवि दूसरे नेताओं की तुलना में बहुत बड़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये आंकड़े बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अभी देश का जो मूड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ है। कांग्रेस के से बीजेपी का फासला अभी भी, और जिस तरह से सरकार ने इन हमलों का जवाब दिया उसके बारे में बड़ा समर्थन दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है ये समर्थन कहीं ना कहीं अर्बन इलाकों में ज्यादा है। अगर गांव को, अगर इसको हम बांट करके देखेंगे तो अर्बन रूरल में कुछ आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के पूरे देश में एक ऐसा मूड है जो सरकार ने प्रयास किया, जो सरकार ने अपने एक तरफ से स्ट्राइक की, उसका समर्थन कर रही है। ठीक है भाटी जी, यहाँ पर आप मुझे डाउट कर रहे थे, सर्वे को डाउट कर रहे थे, लेकिन संजय कुमार जी एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, क्या आप उनको भी डाउट करेंगे? और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट भी। नहीं, आप थोड़ा भूल गए हैं, शायद थोड़ा टाइम हो गया। मैंने आपके आंकड़ों पर नहीं, मैंने सुधांशु जी के आंकड़ों पर प्रश्न उठाया था, जब वो रोजगार के और ये सब आंकड़े दे रहे थे। दूसरी बात, 26 फरवरी को जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें खुदा खरा इतने ही मरे हों, इससे भी ज्यादा मरे हों जितना ये दावा कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी होगी, सबको खुशी है। आतंकवादी खत्म होने चाहिए, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक भी नहीं मरा, एक भी, तो भी हमारी वायुसेना सैल्यूट की हकदार है। वायुसेना ने बहुत बहादुरी का, बहुत समझदारी का और बहुत ही अच्छा काम किया। कम से कम पाकिस्तान के अंदर घुस के ये तो उन्हें एहसास करा दिया कि हम तुम्हें यहां तक मार सकते हैं। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, और कोई सवाल उठा रहा तो वो मूर्ख है, किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या इस एयर स्ट्राइक के बाद देश ये भूल जाएगा कि हमने 5 साल क्या क्या चीजें भुगती हैं? क्या नौजवान अपने रोजगार का सवाल भूल जाएंगे? क्या किसान ये भूल जाएंगे कि उनके बीज और खाद कितने महंगे हुए हैं, बिजली कितनी महंगी हुई है? क्या ये देश ये भूल जाएगा कि मोदी जी कहते थे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा? क्या ये भूल जाएंगे? वो कहते थे रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा। वो कहते थे जो देश की अर्थव्यवस्था और खराब हुई है, देश के लोगों के, देखिए दीपक जी आप भी अच्छे तरह जानते होंगे, पहले जिन लोगों के पास काम नहीं होता था उनके चेहरे मुरझाए हुए मिलते थे। आज जिनके पास काम है वो भी मुरझाए हुए मिलते हैं। बाजार में चले जाइए, कहीं रौनक नहीं है। नोटबंदी के बाद से छोटे दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं। कितने लोग, 150 लोग मर गए उस नोटबंदी में, और ये कहते हैं उस नोटबंदी को भूल जाएं। उस नोटबंदी ने कितने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। यहीं आप दिल्ली में जाके ग्रामीण क्षेत्र में, नोएडा में जो कमरे किराए के रखते थे गांव के लोग, और उनमें मजदूर लोग रहते थे जो छोटी छोटी इंडस्ट्री में काम करते थे, आज वो खाली पड़े हैं। आप जाके सर्वे करा लीजिए। और एक बात उठी थी, मुझे बोलने का समय नहीं मिला, स्वच्छता की। यहीं से लाइट लगा लो, आप कहीं दिखा दो स्वच्छता में कोई फर्क आया? या पूरे इंडिया गेट पे घूम के कहीं वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है? तो फर्जी आंकड़े, फर्जी जुमलेबाजी, फर्जी दावेदारी, काम करिए, हम भी स्वागत करेंगे, सब स्वागत करेंगे। आपने कहा जो सवाल उठा रहा है एयर स्ट्राइक पर, आंकड़ों पर, वो मूर्ख है। वो मैंने नहीं उठाया, वो उठाया जिसको सुलेमान भाई ने भी माना, सुलेमान भाई ने भी माना, कपिल सिब्बल उठा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूँ। आपने खुद ने माना कि वो आपकी ऑफिशियल वॉइस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना हम सवाल उठा रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी उठा रही है। वो दोनों तो उठा रहे हैं। अरे देखिए, दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल साहब तो उठा रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत सी पार्टियों के लोग कहते हैं। नहीं, मैं तो उन दो नेताओं की बात कर रहा हूँ, आपके वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहा हूँ। भाजपा के एक एमपी और एमएलए में जूता लात हुई है, तो क्या पूरी बीजेपी में जूता लात हो गई? उसको भी दिखाया था, खूब दिखाया। वो बात सही है। संजय भाई, ये बार 7 जूते मारे गए थे, आपको की बात हो रही है। आंकड़ा हमारे पास 7 जूते मैंने गिने थे, और मैंने गिन के सबसे पहले बताया था 1 2 3 4 5 6 7। उस आंकड़े पे हमें कोई संदेह नहीं। मैं काउंट नहीं कर पाया, बड़ी मैंने काउंट किया था। संजय जी, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, एयर स्ट्राइक के बारे में बात हो रही है और उसके प्रमाण देने और मांगने की बात हो रही है। और इसी बीच में भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि प्रमाण देने की बात क्या है, प्रमाण इसी के लिए नहीं देने की जरूरत है क्योंकि देश के मीडिया में दिखाया जा रहा है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने कोई क्लिपिंग देखी जो पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हमारे 200 लोग मारे गए। तो मेरा छोटा सा सवाल है, तो क्या आप पाकिस्तान की मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उस पर ही भरोसा करेंगे, या आप बार बार हम मीडिया के बारे में बात करते हैं जब इस तरह के, क्योंकि आपने खुद ही स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान की मीडिया में दिखाया गया 200-250 इसी के लिए जरूर मरे होंगे। नहीं, अगर क्या इस तरह से हम भरोसा करेंगे इन आंकड़ों पर? नहीं, इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, एयर स्ट्राइक होने से पहले आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आती हैं।
इंटेलिजेंस इनपुट्स आई थी, वहां पर जो सर्वेलेंस के हिसाब से 400 मोबाइल यूज में था। एक अनुमान है कि 400 से 450 लोग वहां पर थे। हम ये नहीं कह रहे कि कितने लोग मरे थे, जैसा भाटी साहब ने कहा, हमारे पार्टी का भी वही स्टैंड है कि हमें ये नंबर से मतलब नहीं है। हम देश में घुस के मारा वो इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश बदल गया और देश के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में, वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से पूछ लीजिए कि वो आज सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं। आप जनता से सवाल कीजिए। ये आंकड़ा पेश कीजिए, पिछले 5 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए और कितने लोग मारे गए। मुझे पता चल जाएगा लोग सुरक्षित हैं या नहीं। जो भाटी साहब ने सवाल उठाया है, मैं आपको बता देता हूँ सुरक्षा। एक मेरी बात जो भाटी साहब ने सवाल उठाया है 5 साल के परफॉर्मेंस पर, हमने बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। हमने जो 5 साल में किया है उसका लेखा जोखा हम हर साल दे रहे हैं। और हम फिर भी लेखा जोखा देने के लिए देश के हर घर तक जाएंगे। और जो हमने 5 साल में काम किया है, लोगों का अगर विश्वास होगा तो लोग हमें वोट देंगे, नहीं होगा तो सुरक्षा पे एक छोटी सी बात कह दूं, दीपक भाई, एक छोटी सी बात इनसे जवाब दे दूं, उसी पर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई के हिसाब से आप किसे मजबूत पीएम मानते हैं। ब्रेक के बाद इस सवाल पर आएंगे। एयर स्ट्राइक के बाद क्या है देश का मूड? इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा सर्वे। आज इंडिया का मूड क्या है, इसी पर हम इंडिया गेट से बात कर रहे हैं और मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी हैं, सुलेमान खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ संजय कुमार जी हैं जो कि देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। अगले सवाल से शुरुआत करता हूं और अगला सवाल है कि देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई के हिसाब से आप सबसे बेहतर पीएम किसे मानते हैं? सवाल नंबर 8, देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई के हिसाब से मजबूत पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी 75.50%, राहुल गांधी 8.23%, प्रियंका गांधी 0.92%, ममता बनर्जी 1.35%, मायावती 1.09%, अरविंद केजरीवाल 5.81%, अन्य 4.35%, कह नहीं सकते 2.75%। यानी देश के 75.50% लोग ये मानते हैं कि देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ लड़ाई के हिसाब से पीएम मोदी बेहद मजबूत नेता हैं। आप अर्बन रूरल डिवाइड की बात कर रहे थे। एक मिनट संजय जी, आप अर्बन रूरल डिवाइड की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये डाटा आता है तब 70% से ऊपर का डाटा आता है, तब तो अर्बन रूरल डिवाइड नहीं मैटर नहीं करता। दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना बड़ा आंकड़ा अगर है, प्रधानमंत्री मोदी को लोग सबसे बड़े अच्छे नेता मानते हैं इस तरह के आतंकवादी हमलों से सामना करने के लिए। जब भी किसी भी सवाल पे अगर इतना बड़ा आंकड़ा एक तरफ झुका हुआ हो तो उसमें आप कोई भी डिवाइड ढूंढने की कोशिश करें, चाहे वो अर्बन रूरल हो, मेन विमेन हो, किसी भी तरह का डिवाइड नहीं दिखाई पड़ेगा। ये स्पष्ट दिखाता है कि इस मुद्दे पे भरपूर सपोर्ट प्रधानमंत्री की तरफ दिखाई पड़ता है। मोदी जी के लिए भरपूर सपोर्ट है। सर मुझे कहने दें, क्योंकि पिछली बार भी मैं रह गया था। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, आपने आंकड़ा दिखाया बड़ा जबरदस्त, 75% मोदी जी के हक में यह आपने दिखाया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और भाजपा के प्रवक्ता जफर साहब से मेरा सवाल भी है कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की सक्सेस पे पूरे देश में किसी ने डाउट नहीं किया और बिल्कुल फौज के, एयरफोर्स के, आर्म्ड फोर्सेस के ब्रेवरी, वेलर और पराक्रम को सबने सल्यूट किया। लेकिन आप ये भी जवाब दिए, ये भी सवाल आपसे है और विपक्ष के तौर पे आपसे पूछता हूं कि पिछले 5 साल में 500 हमारे सैनिक और ऑफिसर्स फौज के सिर्फ कश्मीर की तरफ से जो पाकिस्तान टेररिज्म भेज रहा है उसमें शहीद हो गए, 280 सिविलियंस शहीद हो गए, 18 मेजर टेरर अटैक्स हुए 5 साल में और 5000 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन हुआ है
और जब पठानकोट में हमला हुआ तो आपकी क्या विदेश नीति थी पाकिस्तान को लेके? आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, आईएसआई को इनवाइट किया कि आइए इन्वेस्टिगेट करिए। पाकिस्तान ने आके इन्वेस्टिगेट करा, पाकिस्तान पहुंच गए, हमारे कोई ट्रेसेस नहीं है और रॉ को हमारी बुलाया नहीं, ये मुआहदा हुआ था। तो ये नहीं थी, आप इसका भी जवाब दिए। आप देश की ये सवाल संजय भाई ने भी पूछा था कि कितने टेरर स्ट्राइक हुए 5 साल के अंदर। मैंने आपको नंबर दे दिया, 18 मेजर टेरर अटैक। आपके सामने जनता खड़ी, जनता से पूछिए कि वो किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, नरेंद्र मोदी पे कि राहुल गांधी पे? आप उनसे ही पूछिए, आप उनसे पूछ लिया, देख लिया नरेंद्र मोदी देखिए, आप देखिए कम से कम 150 लोगों में 10 हाथ आए आपके। आप 75% जो दिया दीपक भाई, आपके आंकड़े भी डाउट में आ गए वैसे। चलिए देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा, जाऊंगा नीचे। नरेंद्र मोदी पे किसको भरोसा? आप हाथ उठाइए, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। इनके सामने 100%। और राहुल गांधी पे किसी को भरोसा है भाई देश की सुरक्षा पे? संजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ फर्जी वोट भी पड़ रहे हैं, लोग 2-2 हाथ उठा रहे हैं। देश की जनता, उससे समझ में आता है कि लोगों का जो बिल्कुल फेथ, जो कॉन्फिडेंस है मोदी जी पे है और राहुल गांधी पे नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमने कहा जो पॉलिटिक्स इसी पे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों से जाके अपील करेंगे जीतने की, लेकिन अगर लोग देश की सुरक्षा की बात करेंगे, इस पे सुरक्षा पे डिबेट करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे, तो हम बिल्कुल तैयार है, इसलिए कि हमारा कॉन्फिडेंस बराबर रहा है आर्म फोर्सेस पे और हमने उनको पूरी छूट दी है। 11 के बाद नहीं छूट का ये देखिए अजीब सी बात है। आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, ये छूट की बात सुनिए जफर साहब, ये छूट दे दी फौज को, ये क्या बात होती है? छूट दे दी, बड़ी अजीब बात है। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, पहले छूट की बात करो। बिल्कुल नहीं, पहले मेरी बात सुनिए ना दीपक भाई, बिल्कुल नहीं। ये छूट ही 26/11 के बाद ये छूट अच्छा, मेरा जवाब देता हूँ। ये जो भाजपा के लोग, सुनिए, छूट की बात करते हैं यहाँ पर तमाम। अरे सर सुनिए तो बात, अरे सुनिए तो मेरी बात। इनकी बात का जवाब देना। इनका भी दे रहा हूँ, आपका भी दे रहा हूँ, 26/11 के भी दे रहा हूँ, आपके पैनलिस्ट भी खड़े। ये जो बार बार भाजपा के लोग कहते हैं कि फौज को छूट दी, क्या 1947 से लेके 2014 तक फौज को बांध के डाल दिया था? हाथ पैर बंधे हुए थे। 48 की जंग हमने जीती, 65 की जंग हमने जीती, 71 की जंग में पाकिस्तान को तोड़ दिया, 99 की जंग हमने जीती, हाथ पैर बंधे पे जीत ली। बेवकूफी की बात करते हैं, झूठे नहीं तो। और 26/11 की जहां तक बात करते हैं दीपक भाई, 26/11 में जिस दिन 26/11 हुआ बंबई में, 28/11 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बंबई पहुंच गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, राजनीति करी अटैक पे, टेररिस्ट अटैक पे, कहा कमजोर नहीं है, ये करिए गलत किया, और आज सरकार है उसमें भी गलत कर रहे हैं। 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? देखिए, कांग्रेस ने मैं आपको जवाब पाकिस्तान पर कोई आक्रमण किया, पाकिस्तान देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक 15 हुई, 10 साल में 15 हुई, हमने पब्लिसाइज नहीं किया, एडवर्टाइज नहीं किया। फॉर्मर आर्मी चीफ ने देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, कोई आदमी एयर स्ट्राइक करता है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ ने कहा कई बार, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। देखिए, झूठों की बस्ती है, झूठ बोलते रहते हैं। पिछली सरकारों में भी एयर स्ट्राइक हुई और राजनीति करते हैं फौज के पराक्रम पे। मेरा सवाल ये है कि बार बार कांग्रेस ये कहती है, कोई कहता है हमने 3 एयर सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई कहता है हमने 10 की, कोई कहता है हमने 15 की। अब एकाएक सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द कांग्रेस को याद आने लगा। ये कब से शुरू हुआ? याद नहीं आना शुरू हुआ है जब सर्जिकल स्ट्राइक पे वोट मांगने लगे, शुरू हुआ। याद नहीं आना शुरू हुआ है जब सर्जिकल स्ट्राइक पे वोट मांगने लगे लोग, तब हमें आंकड़े बताना पड़े। कभी फौज के ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में कोई नहीं बताता था। छिछोरेपन की हद होती है और राजनीति करने की। देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल है, इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। और परसेप्शन के हिसाब से जाएं तो निश्चित रूप से ये सब दिखाई पड़ता, बहुत इफोरिया है, प्रधानमंत्री मोदी की छवि बहुत स्ट्रांग है, वो सब है। लेकिन कभी कभी हमें राजनीति को, इन परसेप्शन को देखने के लिए कुछ आंकड़ों का सहारा लेना चाहिए। ये बात हो रही है कि आज हम ज्यादा सुरक्षित हैं, क्या देशवासी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? ऐसी आपकी भावना है, लेकिन साथ में इन आंकड़ों को भी देखने की जरूरत है। जब हम कह रहे हैं कि हम फील करते हैं सुरक्षित हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में हुआ क्या, ये तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कितने सेना के जवान मारे गए,
या बॉर्डर पर क्या हुआ, इन आंकड़ों का भी कभी तो सहारा लीजिए, कभी तो इन आंकड़ों मैं जरा इसका जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैंने आंकड़े दिए जफर साहब, उसी का जवाब देते। ये बताइए, बड़े बड़े मेजर टेरर टैक्स हो गए, उनका तो जवाब दे। नेशनल सिक्योरिटी फेलियर थी, इसका जवाब दे। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे कब तक आप छुपेंगे? कांग्रेस के इस क्लेम को परसेप्शन के लेवल पे लोग, मैं मान लेता हूं कि ये कह रहे हैं कि 15 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैंने मान लिया। क्या परसेप्शन के लेवल पे देश की जनता ये मानेगी कि बिना कहे कांग्रेस ने 15 सर्जिकल स्ट्राइक करके रखी हुई है? बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं थी, ये अजीब सी बात है। पहले कहने की जरूरत नहीं थी, फौज अपना काम कर रही थी, कोई नहीं इस बात पे वोट लेता था। ये पहली बार देश में हुआ है और ये खतरनाक है, आपको इस बात को रोकना चाहिए। आप ऐसा पत्रकार, ये खतरनाक है। नहीं, ये परसेप्शन के लड़ाई में तो बिल्कुल कांग्रेस बीजेपी से आगे नहीं जा सकती। नहीं सर, आप ये बताइए, सर आप न्यूट्रल आदमी हैं, हमने 15 नहीं स्ट्राइक किया, लेकिन देश की जनता इसे मानने में अभी इनकार कर रही है। नहीं, और ये आंकड़े बहुत, सर मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ। क्या आप बताइए, आर्मी के ऑपरेशंस जो निहायत सीक्रेटिव होते हैं, खुफिया तरीके से करे जाते हैं, ये इन सब चीज की पब्लिसिटी करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है, यही हम कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए कभी नहीं करी, इन्होंने वोटों के लिए करी। जफर भाई से जवाब दे। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्या कोवर्ट ऑपरेशन किए थे उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। जो ओवर्ट ऑपरेशन किया हमने वो दुनिया को मालूम है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब इंदिरा गांधी ने इस तरह का आक्रमण दिखाया तो हमने पूरी हमारी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, यहाँ तक दुर्गा कहा उनको, इसलिए कि हम देश के साथ खड़े थे, उस वक्त की सरकार के साथ खड़े थे। ये नहीं करने गए थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने सवाल उठा दिया कि स्ट्राइक हुआ है कि नहीं और सबूत मानने की कोशिश की। कोई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये राहुल गांधी ने किसकी पार्टी उस समय थी भी नहीं, वाजपेयी सर कहने वाला था, आप थे क्या वहाँ पर? आपकी कोई पार्टी नहीं थी, सनी खट्टर बात का क्या अस्तित्व था? पार्टी के थे, कौन सी पार्टी थी आपकी? मैं भी ये कहना चाह रहा था, उस सनी खट्टर में थे ही नहीं। पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हुए वाजपेयी जी ने उस वक्त भारत का झंडा भी नहीं मांगते, लेकिन संविधान मानते थे, झंडा फहराते थे आप। 26 से 11 के बाद क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक? सुलेमान भाई, ये अगला सवाल देखिए, शायद इसका डाटा आपको बेहतर महसूस कराए। ये सवाल देखते हैं। सवाल 9, इनमें से किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करेंगे? पाक प्रायोजित आतंकवाद को हराना 30.43%, नौकरी 26.68%, राफेल डील 1.56%, जाति और धार्मिक पहचान 3.02%, 10% EWS आरक्षण 16.62%, इनमें से कोई नहीं 9.27%, कह नहीं सकते 12.72%। यानी इस बार चुनाव में करीब 30.43% वोटर पाक प्रायोजित आतंकवाद को हराने के मुद्दे पर ही वोट करने जा रहे हैं। पाटिल साहब, यहाँ पर भी आपको जो देश का मूड, इंडिया का मूड दिखाई दे रहा है कि एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी और एनडीए की बल्ले है, वो इसमें भी रिफ्लेक्ट करता है। मैं मानता हूँ नौकरी दूसरे नंबर पर है, जिसको सुलेमान भाई की पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन राफेल जैसा इशू सबसे नीचे है। संजय जी ने बहुत गंभीर बात अभी कही, परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन एक चीज है और फैक्ट दूसरी चीज है। हम सबको, चाहे हम किसी भी पार्टी के समर्थक हों, परसेप्शन मैटर, ये सोचना पड़ेगा। नहीं होनी चाहिए। परसेप्शन का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। हमें फैक्ट के आधार पर चुनना चाहिए, हमें फैक्ट भी देखने चाहिए। जो अभी आपने दिखाया 26.68% लोग कह रहे हैं नौकरी मुद्दा होगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और आपने क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, किसान की स्थिति और विकास, नहीं, ये मुद्दे आपने उसमें नहीं रखे, वही ना और जोड़ देते तो ये 70-80% तक पहुंच जाएगा मुद्दा। इस देश के लोग बहुत जागरूक हैं, चाहे बेशक हमारा देश कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन इस देश की जनता बहुत महान है और हमेशा सही निर्णय लेती रही है, हमेशा सही निर्णय लेती रही है। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में अभी आपके पास, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई क्या कह रहे हैं। मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी सवाल आधार पर चुनाव होगा। आखिरी सवाल, नहीं, एक बात मैं, सुलेमान भाई 1 मिनट, आखिरी सवाल ले ले, फिर जनता के बीच जाएंगे। सवाल नंबर 10, पिछले 5 साल में मोदी सरकार के काम को आप कैसा मानते हैं? शानदार 43.96%, अच्छा 21.20%, औसत 18.89%, खराब
4.94%, बहुत खराब 10.05%, कह नहीं सकते 0.97%, यानी करीब 43.96% लोग पिछले 5 साल में मोदी सरकार के काम को शानदार या बहुत बेहतर मानते हैं। अगर शानदार और अच्छे को मिला लें तो करीब 80% से ज्यादा लोग पिछले 5 साल में मोदी सरकार के काम को अच्छा मानते हैं। करता है और फिलहाल परसेप्शन आज की तारीख में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव तक यही बना रहेगा, आज की तारीख में मोदी सरकार के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने आंकड़े दिखाए, मैं ये नहीं कहता के आंकड़े, इंडिया का मूड है, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन देखिए दीपक भाई, सवाल हैं, सवालात वो हैं जो आपने प्रोमिसेस किए थे। 2014 में मोदी जी ने कहा नौजवानों से 10 करोड़ नौकरी दूंगा, चीख चीख के राजनाथ सिंह जी कहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 100 दिन में, इनके पास आंकड़े भी थे, 100 दिन में 80,000 लाख करोड़ काला धन विदेशों से आएगा। रविशंकर प्रसाद जी कहते थे, प्रकाश जावड़ेकर जी कहते थे, मोदी जी तो कहने लगे 15-20 लाख रुपए दूंगा जब आ जाएगा। किसानों को कहा कि हम MSP वो होगी, न्यूनतम मूल्य वो होगा कि लागत उसके ऊपर 50%, 5 साल निकल गए, अभी तक नहीं दिया। आप उद्योगपतियों का 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो आप भाग जाते हैं, कांग्रेस सरकार करती है माफ। तो ये जो परसेप्शन का बैटल है, ये जब वोट डलेंगे उसमें हार जाएंगे, जब बटन दबेगा तब ये हारेंगे और जनता दिखाएगी। देखिए, मैं तो इनको शुभकामनाएं देते हैं, आपने भी दे दिया, लेकिन कह रहे हैं जो आपने आंकड़े दिखाए, आपका 65% लोग देश के शानदार या अच्छा परफॉर्मेंस कहते हैं, औसत कहते हैं 18%। तो अगर आप देख लिए 80 से ज्यादा % लोग देश के खुश है परफॉर्मेंस से। हमने जो काम किया है वो काम हम लोगों तक हर साल लेते जा रहे हैं। ये जो चीख चीख के बार बार राफेल को बार बार कह रहे थे, जब गांव तक पहुंचा तो राहुल फेल हो गया, राहुल फेल हो गया है, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राफेल पे जांच क्यों नहीं करा लेते? हमने जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं, अगर उसमें चोरी नहीं है राफेल पे जांच करा ली। एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 26 हफ्तों की जो छुट्टी हमने की, कहीं पहले हुआ था क्या? ऐसे बहुत सारे हमने इकदामात उठाए हैं जो लोगों के लिए खुशगवार माहौल लेकर आया है। उनकी जिंदगी हमने अच्छी की है, इसलिए उनको बेहतर लग रहा है। नहीं, राफेल पे जांच क्यों नहीं करा लेते? सबसे पहले आपको लगता है मोदी सरकार ने आपकी जिंदगी बेहतर की है? बिल्कुल बेहतर किया है। जब मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस की जब सरकार थी तो उनके सरकार में सरबजीत जो है वो तिहाड़ जेल से पाकिस्तान से क्यों नहीं आए, और मोदी जी जो हैं उनके सरकार में तो 2 दिन में ही वापस चले। अभिनंदन सवाल है आपसे, सरबजीत क्यों नहीं आया और अभिनंदन क्यों चलाया? मेरा नहीं है, रैंडम एक देखिए मीडिया का सवाल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो अभिनंदन के वापस आने की बात है, मैं समझता हूं ये एक तरह से भारत की डिप्लोमेटिक एक तरह से जीत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने सबने इस पे कांग्रेचुलेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार की पूरी जीत थी और इसमें कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये किसी चीज को किसी कंपेयर करना मुश्किल बात है। सर, यही दम है मोदी का। आज देख रहा ना कि ओवैसी में भी जो मुसलमान देश आपके खिलाफ खड़े थे, आज अगर भारत के साथ खड़े हैं ना, तो मुझे यही देश चाहिए, मुझे यही मोदी चाहिए। ठीक है, आपकी राय है यहाँ पर, आपका क्या मानना है? मुसलमान भारत के खिलाफ थे? नहीं, दीपक जी, इन्होंने क्या कहा? मुसलमान भारत के खिलाफ थे? OIC की बात कर रहे हैं। नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर क्लैरिफाई करें। इनका अगर ये गलत है, बात है, पूरा देश जो है, देश के पूरे मुसलमान हिंदुस्तान के साथ में है। नहीं, हिंदुस्तान के साथ में क्या है भाई? ओवैसी कोई मुसलमान का ठेका नहीं लिया। बाई चॉइस ओवैसी कोई मुसलमान का ठेका बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। आप क्या मानते हैं, क्या मोदी सरकार ने आपकी आम जिंदगी पिछले 5 साल में बदली है, बेहतर करी? मेरी इनकम तो 3 गुना बढ़ी है। भैया नाम पता दो, फोन नंबर दो, किसे दो? चंद्रमणि की भी बड़ी थी, चंद्रमणि की भी बड़ी थी, एक आपकी बड़ी है, चंद्रमणि की बड़ी। सुलेमान भाई जवाब दो। 3 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई, आमदनी 3 गुना बढ़ गई। भाई साहब, आपकी को कमांड की जरूरत नहीं। ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी 3 गुना इनकम बढ़ी है, बहुत मुबारक आपको। वैसे जय शाह की इनकम कई 100% बढ़ी है। आपको मालूम है 80,000 गुना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50,000 से 80 करोड़ रुपए हुए। और ये भी पूछिए कि डिमोनेटाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके मिनट उस पर क्यों नहीं बहस करते आप? नोटबंदी में क्या घोटाला है? देश में जो फर्क आया है
दीपक जी, जो देश में फर्क आया वो इनकम है। गांव में जो इतनी सारी जो हमने नौकरियां क्रिएट की है या आमदनी का जरिया क्रिएट किया है, वो आज इनकम में होता है। अतः ट्रांसपोर्टेशन में कितनी सारी नौकरियां हमने क्रिएट की। आप देखिए, एक आंकड़ा देता हूं, जो इनकम टैक्स पे 2.14 करोड़ ऐसे लोग ने टैक्स फाइल किया है जिनकी कंपनियां नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, और उन लोग कम से कम 5 लोगों को भी अपॉइंट किया तो 10 करोड़ नौकरियां हुई। तो इनकम लेवल बढ़ा है, इसलिए इससे कौन डिनाई कर सकता है? अगर इनकम लेवल बढ़ा, 3 लेवल इनकम लेवल बढ़ा, अगर नौकरी के हर कोने में आपने 10 करोड़ नौकरी दी है, अगर आपने 10 करोड़ नौकरी दी है, नहीं सवाल सुनिए, ऐसे हवा में बात करने से नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, एक बात सुनिए, दीपक भाई जवाब देने के लिए हवा की बात को सपोर्ट मत करिए। सुनिए, देखिए, अगर 10 करोड़ नौकरी इन्होंने दी है जो कहते हैं, तो एनएसएसओ की रिपोर्ट क्यों रोक दी सितंबर 2018 की? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट क्यों रोक दी? और 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स क्यों रिजाइन करके गए? झूठ और छलावा है, झूठ बोलते रहिए। देश के सारे आंकड़े कहते हैं, कोई भी आप एजेंसी ले लीजिए, सरकारी गैर सरकारी कोई सर्वेक्षण, सारे आंकड़े कहते हैं देश में नौकरियों की कमी आई है। जफर भाई, और नोटबंदी से बहुत नौकरी गई है, लाखों नौकरी गई नोटबंदी से। नहीं, अच्छा एक मिनट जफर भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बाकी आंकड़े असेसमेंट है, एक छोटे सैंपल सर्वे को। ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के है वो एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर बताते हैं। एनएसएसओ का क्यों नहीं डाटा रिलीज करते? एनएसएसओ का डाटा रिलीज करिए ना भाई। मैक्रो इकोनॉमिक आपका सरकारी डेटा है वो, एनएसएसओ का डाटा इनका अपना डेटा है भाई, वो रिलीज करिए। आर्गुमेंट के पीछे एक आम जनता की आवाज, एनएसएसओ का डेटा रिलीज कर दिए। के कार्यकाल में क्या आपकी जिंदगी बदली है? क्या आपके अच्छे दिन आए हैं? जी देखिए, वैसे मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ से नहीं, मैं दुबई से आया हूँ, पर जो फर्क मैं अब और 5 साल पहले में देख रहा हूँ, वो भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या किसी में हो, जमीन आसमान का फर्क है 5 साल पहले और अब में। मतलब मैं सही बता रहा हूँ। और एक आपको एक मजेदार बात ये बताता हूँ, 2 दिन पहले की एक घटना, मैं किसी रेस्टोरेंट में वहां पर खाना खा रहा था, मेरे पास की एक टेबल पे 2 आदमी डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि मोदी दोबारा आना चाहिए। हालांकि मैं उनके लिए अननोन था, वो मेरे लिए अननोन थे। मेरे साथ के आना चाहिए क्योंकि बहुत फर्क लग रहा है अब और 5 साल पहले में। मतलब सुलेमान भाई इंडिपेंडेंट वॉइस है, मेरा कोई लेना देना नहीं। शॉर्ट में देखिए, आप सबके जज्बात जो भी मोदी जी को सही मानते हैं उसकी कदर है, इज्जत है, जमहूरी निजाम है, डेमोक्रेसी है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, अच्छा मान सकता है। लेकिन एक छोटा सा मैं वाकया समझा देता हूं, आपको सुना देता हूं। इतिहास इस बात का गवाह है कि एक जमाना हुआ करता था जब हिटलर जर्मनी का चांसलर था और उनके एक मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स। तो उन्होंने सारे मीडिया के तत्वों को पकड़ के लिया था। जर्मनी में दिखाते थे, जब को बर्बाद कर दिया हिटलर ने, जब लोगों को समझ में आया तो सब लोग दंगे होते, मोदी मीडिया भी, सब ज्यादातर मीडिया के लोग, तो अच्छा लग रहा है। सुलेमान भाई, जब बर्बाद हो जाएगा तब सबको समझ में आएगा। सुलेमान भाई यहाँ पर भी एक वॉइस सुन लेते हैं, आपका सवाल। सर, मैं भाजपा से सवाल करना चाहता हूँ, जो आपने पाकिस्तान में हमला किया है उसका सबूत उनको चाहिए जिन्हों के मरे हैं ना। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हमारे बहुत साथी पंजाब के हैं जो वहां पर मरे, उनको सबूत चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। उनको तब दिल में ठंड पड़ेगी ना जब वो सबूत देखेंगे, मरे हुए देखेंगे। वो कोई हवा से बात करने की बात नहीं कि जफर भाई ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे दिए। बिल्कुल परिवारों ने भी ये सवाल सबूत मांगे, भाई भी मांग रहे हैं, और मैं परिवारों की तरफ से ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि उन परिवारों को सबूत चाहिए। देखिए दीपक जी, चूंकि जफर साहब आप इन्हें देशद्रोही कहेंगे नहीं कहेंगे? कांग्रेस तो देशद्रोही कह दिया आपने, कहेंगे नहीं कहेंगे? कांग्रेस तो देशद्रोही कह दिया आपने, जिसने देश बनाया। इन्हें भी देशद्रोही कहिए फिर आपकी पार्टी। देखो भाई, तुम्हारे लिए सुनने के लिए आप कहिए ना, आप क्यों आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दीपक भाई कि इनकी जो भावना है उसको मैं बिल्कुल आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और सही मौके पर जैसा आपके आर्म फोर्सेस के लोगों ने कहा है कि सारी सबूतें हैं, यही सही मौके पर हम उसको दिखाएंगे। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत ये मांगते रहे, सही समय पे हमने दिखाया, कभी नहीं मांगा, उसको हम जरूर दिखाएंगे और लोगों के दिलों में ठंडक पहुंचाने का काम भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हमेशा मतलब नेता जो भी होते हैं वो पूछते रहते हैं कि कितने
जब भी कोई मतलब ये होता है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, क्वेश्चन पूछते हैं कितने मारे गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या जवान अब बंदूक की जगह पे कैमरा लेके जाएंगे फोटो खींचने कि कितने मरे और काउंट? सुलेमान भाई, ये आपसे सवाल है, ये आपसे सवाल है कि जवान बंदूक की जगह कैमरा लेके जाएंगे कितने मारे गए इसका फोटो खींचने के लिए? कोई भी नहीं लेके जाएगा, किसी ने भी नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं कहा। भाजपा के मंत्री कह रहे कि हमारे पास नहीं है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं। हमने नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने कहा। सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को हुई। 30 सितंबर की सुबह की उस वक्त की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट पढ़ लेना जफर साहब, और उन्होंने मुबारकबाद दी है फौज को इसी बात के लिए कि सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक करी है फौज ने। आप लोग कहते रहिए कि कांग्रेस डाउट करिए, आपके कहने से क्या होता है? और आप इस बात को जो बार बार इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को, ये शर्मिंदगी की बात है। तमाम सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पहले, कभी किसी ने वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं करी है। भाई अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, हम पूरे चुनाव तक इस तरह की बहस करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन इस बच्चे को हमको देखना चाहिए, क्योंकि आज जब हम वोट कर रहे हैं तो इस देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं और इन लोगों के लिए कर रहे हैं। इस बात मुझसे तो कह रहे हैं देश का भविष्य भाजपा के हाथ में, उनसे कहिए उन्हें बर्बाद नहीं करें, नौकरी तैयार करें, नौकरी अभी तो इनके हाथ में, भाजपा के हाथ में अभी तो है 2 महीने, मई में हमें देंगे ये। अभी तो जो 5 साल बर्बादी करी है उसे कवर करेंगे मई में आके। के साथ और भाजपा के साथ ही रहेगी। खास पेशकश में इंडिया गेट से इतना ही। एयर स्ट्राइक के बाद क्या है देश का मूड? इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा सर्वे।